अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में तमाम तलबा को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। याद रहे कि हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंडरी फिज़िक्स का आगाज़ किया, जिसमें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान अमल करने वाली फ़ोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इस हवाले से कूलम्स का कानून क्या कहता है और कूलम फोर्स का फार्मूला क्या है, वो सारी गुफ्तगू हमारी होती रही और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करते रहे। याद रहे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा और आसान सा टॉपिक है। छोटा तो नहीं कहना चाहिए, टॉपिक तो टॉपिक ही होता है, जब वो समझ में आता है तो बड़ा बन जाता है खुद ब खुद ही। डिफ़ाइन वन कूलम चार्ज, अगर समझ में नहीं आया तो फिर छोटा ही रह जाता है, जाहिर सी बात है, राइट। डिफ़ाइन वन कूलम चार्ज, वन कूलम चार्ज को डिफ़ाइन करें, आपने अक्सर सुना होगा, हमने चार्ज पे बहस तो की है, लेकिन चार्ज के यूनिट को आज हम बाकायदा डिफ़ाइन करेंगे। आप चार्ज का यूनिट कूलम होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट है डेट इज़ कूलम, उसको कूलम में नापा जाता है। ये सारा ऑगस्टिन कूलम के नाम से ही उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया है। इज़ डेट क्लियर? ओके, तो ये होता था उस ज़माने में कि जो साइंटिस्ट होते थे, जिस फील्ड में काम करते थे, उस फील्ड के हवाले से ही उनके नाम पर यूनिट रख दिया जाता था, उनके एजाज़ के तौर पर। तो वन कूलम चार्ज को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कूलम चार्ज, के एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं, एडअप होते हैं, तो वन कूलम चार्ज बनता है। ये दूसरी बार डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि इसको वन कूलम चार्ज को, तो हेडिंग क्या होगी हमारी, बोलिए। वन कूलम चार्ज। अच्छा, इस आज की इस क्लास का आगाज़ इस शेर से किया है। कृष्ण बिहारी, आपका ताल्लुक़ इंडिया से था। अब ये ज़माना जो है, मुझे याद है मैं जब मैट्रिक क्लास में था, 9 या मैट्रिक क्लास में होऊंगा, उस वक्त पीटी भी चला करता था हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो एक मुशायरा था, उस मुशायरे में जो है इंडिया से भी कुछ गेस्ट आए थे, उनमें एक थे कृष्ण बिहारी साहब। कृष्ण बिहारी लाल पूरा नाम था। क्या नाम था? कृष्ण बिहारी लाल, ये इनका पूरा नाम था। तो उन्होंने फिर एक 2-3 गज़लें पढ़ी थी, उस गज़ल के कुछ अशार मुझे आज भी याद है। तो उसमें आप लोगों के लिए जो शेर चुना आज वो ये है, यूँ तो होते हैं। अब वो लोग जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या उर्दू नहीं पढ़ सकते लेकिन समझते हैं, सुनते हैं, तो वो उनके लिए पढ़ रहे हैं। यूँ तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे सब। जाहिर सी बात है, दरिया बहुत सारे ड्रॉप ऑफ वाटर से मिलकर बनता है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो है, ट्रिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस जो है कतरे मिलते हैं, तब जाके दरिया बनता है। मगर वो अगले मिसरे में कह रहे हैं, मगर कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। फिर से, यूँ तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे सब, मगर कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसान किसी भी फील्ड में काम करे, स्पेशली मैं, चूँकि हम लोग एजुकेशन लाइफ से हम लोगों का ताल्लुक़ है, आपका भी हमारा भी, तो ये एजुकेशन लाइफ एक दरिया है। इस दरिया में हम और आप, हम सब क्या हैं, नन्हे नन्हे कतरे हैं। इस डेट क्लियर? और ये नन्हे मुन्ने कतरे जब सब मिलते हैं पूरी दुनिया में, तब जाके एजुकेशन का एक रिवर बनता है, दरिया बनता है या समंदर बनता है। दरिया शायद छोटा लफ्ज़ होगा, समंदर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन शेर में दरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कृष्ण बिहारी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से था, इंडिया से है। तो अब बहुत सारे कतरों से क्या मिलता है, दरिया बनता है। इस डेट क्लियर? लेकिन वो अगले मिसरे में कह रहे हैं कि कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। यानी सही मायनों में स्टूडेंट या एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला वही शख्स होगा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ उसको समझता हो। अब इस शेर के बहुत सारे रुखों पे मायने हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस रुख पर बात कर रहे हैं आपसे, जो कि हमारी फील्ड है एजुकेशन के दरिया की। इस डेट क्लियर? तो वही स्टूडेंट जो है, जो हर लिहाज से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हो अपनी फील्ड के अंदर। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो है साइंस को रिप्रेजेंट कर सकें, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स को, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स की जो फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। यानी आपके अंदर वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके स्टूडेंट हैं। कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे। क्या बात है! तो बहुत ज़बरदस्त शेर उन्होंने कहा, और एक बहुत बड़ी चीज़ को एक बहुत छोटी सी चीज़ में बंद करने की कोशिश की है। तो आइए हम भी एजुकेशन का ऐसा कतरा बन जाएं, ऐसा ड्रॉप बन जाएं कि हमारे अंदर पूरा का पूरा दरिया आ जाए। लेकिन ये तब होगा जब हम उसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। डिफाइन वन कूलम चार्ज, हेडिंग क्या होगी? वन कूलम चार्ज किसे कहते हैं, ये हमारी पहली हेडिंग है। वन कूलम
चार्ज। इसको आप 1c से शो कर सकते हैं। 1 और c का मतलब तो आप जानते हैं कूलम के लिए इस्तेमाल किया है। ओके, देखिए अब इसको समझते हैं। हम ये बात जानते हैं, जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, आपको पता है ना, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट मीटर होता है। तो हम डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो हम टाइम को मेजर करने की कोशिश करते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो हम क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब हम चार्ज को मेजर करेंगे, यानी चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। अब इसको हम मेजर करना चाहते हैं कि चार्ज कितने कूलम है, 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ज जो होता है, अगर दो चार्जेस आपके पास मौजूद हों तो उनके दरमियान जो कूलम ने बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू के ज़रिए पता चल जाता है कि चार्ज कितने कूलम का होगा। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो चार्ज ज़्यादा कूलम का होगा, अगर फोर्स बहुत कम होगी तो चार्ज बहुत कम कूलम का होगा। और अगर चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, कि इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया होगा। तो फोर्स होना ज़रूरी है ताकि हम उसको मेजर कर सकें, इलेक्ट्रिक चार्ज को, के मैग्नीट्यूड को। देखें यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, फर्ज कर लें Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, उनका दरमियानी फासला R लिया था, याद है। अगर फ़र्ज़ कर लें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, मान लें पॉजिटिव है, या अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो बस फ़र्क ये होगा कि पहली सूरत में, इस सूरत में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, और दूसरी सूरत में अगर ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स तो होगी, चाहे वो रिपल्जन की हो या अट्रैक्शन की हो। उस फोर्स की वैल्यू के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि जो चार्जेस हैं कितने कूलम के हैं। ओके, तो अब 1 कूलम चार्ज को किस तरह से डिफाइन किया गया, वो उसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपने दो चार्जेस लिए, आपको नहीं पता कि वो कितने कूलम के हैं, आप उन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखें। कितने फासले पर रखें, तवज्जो रहे, 1 मीटर की दूरी पर रखें। और याद रहे कि इन चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होना चाहिए। क्या वैक्यूम हो, वैक्यूम समझते हैं ना, जहाँ पे हवा मौजूद ना हो वहाँ वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए बीच में, दूसरी शर्त। ओके, अब इन चार्जेस के दरमियान तीसरी और आखिरी शर्त, जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होनी चाहिए 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन की। कितनी फोर्स अमल करे, तवज्जो रहे, ये फोर्स यहाँ लिख देते हैं, डेट इज़ 9 एक्सपोनेंट 9। अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं, फिर से आपने दो चार्जेस लिए Q1 Q2, 1 मीटर की दूरी पे लिए, वैक्यूम में लिए, और इनके दरमियान जब फोर्स कैलकुलेट की तो मान लें कि कितनी फोर्स निकली, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन फोर्स मेजर हुई। तो इट मीन्स डैट कि जो चार्जेस आपने लिए मस्ट बी 1 कूलम। तो दोनों चार्जेस, पहला चार्ज भी 1 कूलम का है और दूसरा चार्ज भी 1 कूलम का है। तो ये भी 1 कूलम का चार्ज होगा और दूसरा भी 1 कूलम का चार्ज होगा। तो दो चार्जेस जिनका दरमियानी फासला 1 मीटर है, अगर अपने ऊपर इतनी फोर्स महसूस करें, रिपल्जन की अगर सेम है, अट्रैक्शन की अगर अपोजिट है, और वैक्यूम में है, तो फिर दोनों चार्जेस 1 कूलम के माने जाएंगे। देखिए, इफ़ टू चार्जेस ए पार्ट आर, यानी इनका दरमियानी फासला आर है, ए पार्ट आर इन वैक्यूम, और वैक्यूम में इनको रखा गया जैसा बताया, या फ्री स्पेस में रखा गया है, एक्सपीरियंसेस, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। ये अगर शराइत हो जाए, देन बोथ चार्जेस मस्ट बी 1 कूलम। तो दोनों चार्जेस को 1 कूलम का एक्सेप्ट किया जाएगा। देन यहाँ से जुमला जोड़ लें, बोथ चार्जेस विल बी, बहुत ही आसान इंग्लिश में लिख देते हैं, विल बी ऑफ 1 कूलम। जो दोनों चार्जेस होंगे 1 कूलम्स के होंगे, याद रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन आ गई, सीधी सी बात है, बहुत आसान सी तारीफ थी। ओके, ठीक है, अब इसमें तो कोई ऐसी बहस करने वाली बात ही नहीं है। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे तो उस लिहाज से फोर्स भी बढ़ जाएगी। बाकी गुफ्तगू हम कूलम्स लॉ में तफसील से कर चुके हैं, अब बार बार उसको ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहते, वीडियो पर लंबी हो जाएगी। दूसरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज। अब ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है ना, सबको पता है आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। दूसरी घड़ी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी पार्ट कर रहे हैं। अब हमें मालूम करने हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको एन की अलामत से शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे, एन की अलामत से। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कितना चार्ज बनाए, चार्ज को क्यू की अलामत से शो करते हैं, किससे, क्यू से, जो 1 कूलम चार्ज फॉर्म करें। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मिकदार आप सब जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज की मिकदार ई से शो करते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डेट इज़ 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स होती है। पता नहीं बात, ये बात करते रहे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज माना जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, दोनों पर सेम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मिकदार ये है, हमें 1 कूलम चार्ज में बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मिकदार है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन एन होंगे कि जिस पे जो मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। ये हमें समझने से पहले कि हम इसको सॉल्व करें, याद करें, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद आ गया होगा। जो पहली क्लास ली हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसकी पहली क्लास में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बात कर रहे थे तो उसमें एक और हेडिंग थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के हवाले से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हमने बताया था कि एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे इस पर गुफ्तगू की है, लेकिन आज फिर थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम था, वो इस तरह से थी कि किसी भी बॉडी पर, मैटर पर, मादे पर जब चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतने कूलम होता है, यानी इसका मतलब ये है कि द चार्ज ऑन मैटर इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये हुआ वाज़े अल्फाज में, किसी बॉडी पे चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। यानी इसकी मिसाल इस तरह से ली थी कि अगर आपके पास फर्ज कर लें बॉडी, इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है ना आपको, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर डाल दें इजाफी इलेक्ट्रॉन तो फिर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना जो 1 इलेक्ट्रॉन का है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इस पर चार्ज आएगा, वो क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज को क्यू से शो करते हैं कि इस बॉडी पे जो चार्ज क्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अब चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लें बॉडी में से, कमी कर दें तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 निकाल लें तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5 निकाल लें तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और अगर n इलेक्ट्रॉन से निकाल लें तो चार्ज क्या हो जाएगा, Ne के बराबर हो जाएगा। तवज्जो रहे, किसके बराबर हो जाएगा, Ne के बराबर। नहीं समझे बात को, n से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। n से मुराद नंबर ऑफ, n 1 पुट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, n 2 पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, n 3 पुट करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी में चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है, तवज्जो रहे, वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। यानी इंटीग्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं, 1 2 3 4 5, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी इसमें जो n की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, यानी किसी बॉडी पे चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं आ सकता। उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर आधा तोड़ के निकालेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी बॉडी पे चार्ज 2.75 के बराबर नहीं आ सकता, 2.5 के बराबर नहीं आ सकता, आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि आधा, पौना, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जा सकते और ना ही डाले जा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। यही वजह है कि किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे आएगा। यानी अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा और अगर आएगा बॉडी में तो फिर निगेटिव होगा। ये बात आप जानते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इस पर भी बात कर चुके हैं, हम मान ही जा रहे। इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉनों में इजाफे की वजह से निगेटिव चार्ज आता है। इस पर तफसील से गुफ्तगू हो गई है, प्लस माइनस Ne। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला तैयार हो गया था। इसको हमने कहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वांटाइजेशन के लफ्ज़ को समझना बड़ा ज़रूरी था। इसकी एक मिसाल रोज़मर्रा ज़िंदगी से, अगर आप मार्केट में बुक ख़रीदने के लिए जाएं, फ़िज़िक्स की बुक आप ख़रीदने के लिए गए, फ़र्ज़ कर लें कि फ़िज़िक्स की बुक थी 200 रुपये की, 200 रुपीज़ की, और आपके पास थे 100 रुपीज़। कितने, 100 रुपीज़। आपने कहा कि भाई एक काम करें, शॉपकीपर से कहा कि मेरे पास 200 रुपये नहीं, 100 रुपये इस वक्त, तो आप आधी बुक फाड़ के दे दें मुझे और बाकी आधी बुक अपने पास रख लें।
तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो 200 रुपये की किताब है, लेकिन चूंकि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप डिमांड करें कि भाई आधी किताब दे दीजिए फाड़ के, बाकी आधी रख लें, फिर मैं कल आऊँगा 100 रुपये लेके तो बाकी आधी किताब भी दे देना। तो ऐसा नहीं होता, आपको पूरी बुक लेनी पड़ेगी, एक किताब लेनी पड़ेगी, या अगर 2 चाहिए तो 2 लेनी पड़ेंगी, 3 चाहिए तो 3 लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं वो भी क्या हो रही हैं, क्वांटाइज हो रही है। मिसाल नंबर 2, अगर मार्केट में कोई बच्चा अंडे खरीदने के लिए जाए, अम्मी ने कहा बेटा अंडे लेकर आ जाओ, जब वो अंडे खरीदने जाएगा तो अम्मी ने कहा होगा कि 1 अंडा ले आओ तो वो 1 ले आएगा, 2 का होगा तो 2। तो वो मार्केट में बच्चा जाके बोलता है कि भाई 1 1 दे दें, या 2 1 दे दें, या 3 1 दे दें। कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोले कि मुझे 1.5 अंडे चाहिए, 1.5x चाहिए, या 2.25x चाहिए, या 2.5 2.5 अंडे दे देना। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2.5 अंडे तब दिए जाएंगे जब 2 अंडों के साथ आधा अंडा तोड़ के दिया जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा अंडा वो आरी से काट के आपको दे या चाकू से काट के, वो तो सारा अंडा ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स खरीदे जाते हैं वो भी क्वांटाइज वे में ख़रीदे जाते हैं। तो 1 1 खरीदेंगे आप, 2 1 खरीदेंगे, दुकानदार भी आपको या तो 1 1 देगा, या 2x देगा, या 3x देगा। वो 1.5 2.5 2.25 का हिसाब वहाँ पे नहीं है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल्स है एक्स का, जिस तरह इंटीग्रल मल्टीपल्स था बुक्स का, उसी तरह इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2 मिसालों से इसकी वजाहत कर दी क्वांटाइजेशन की। इज डेट क्लियर? ओके। और यहीं से एनर्जी स्टेट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है एटम्स के अंदर। जो एटम होते हैं ना, जब नील बोहर ने 1912 में जो अपना एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से, तो नील बोहर ने यही बात की थी कि याद रहे कि न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसने पहली दफ़ा उनको एनर्जी स्टेट्स का नाम दिया था। ये तवानाई की हालतें फिक्स्ड हैं, क्वांटाइज्ड हैं, यानी पहले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वही एनर्जी होगी। फिर उसके बाद दूसरा जब ऑर्बिट आएगा, दूसरा शेल आएगा, तो पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में गैप आ जाएगा। इज डेट क्लियर? फिर तीसरे और चौथे ऑर्बिट के बीच में गैप आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप किसी बिल्डिंग में लिफ्ट मशीन पे सवार हो, एलिवेटर पे, तो वो या तो आपको पहली फ्लोर पर उतारेगी लिफ्ट मशीन, या दूसरे फ्लोर पर लेके जाएगी, या तीसरे फ्लोर पर। क्या पहले और दूसरे फ्लोर के बीच में कोई जगह होगी कि वहाँ पर एलिवेटर रुक जाओ, आप बाहर चले जाएँ? ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह बोहर ने कहा था कि एटम के अंदर, याद रखिएगा, न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी बिल्कुल क्वांटाइज्ड वे में होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, फिर उसके बाद गैप आएगा, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर गैप आएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट होगा। क्योंकि उसमें मसला ये हुआ था कि 1911 में बोहर से पहले जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, तो याद करें अच्छी तरीके से, ये बात भी आप पढ़ते चले आए, ये हम भी पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तफसील से बात होगी। लेकिन यहाँ पे क्वांटाइजेशन का लफ्ज़ आ गया तो बस वो दिमाग में वो चीज़ आ गई। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुसलसल घूम रहे होते हैं, किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो में एक्सेलरेशन होगा, और जब भी कोई पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एनर्जी को रेडिएट करता है, तवानाई खारिज करता है। तो वो मुसलसल एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एनर्जी खारिज करता रहेगा, और यहाँ इसकी एनर्जी कम होने लगेगी। कम होते होते क्या होगा? ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा, यहाँ तक कि आखिर में इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, किससे ही ख़त्म हो जाएगा, एटम डैमेज, ख़त्म, हर चीज़ फिनिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो ये था डिफेक्ट्स, इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये नक्श था। इस नक्श को फिर बाद में 1912 में नील बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लासिकल फिजिक्स के ताबे नहीं होता, कि जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो फिक्स एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, और जो इस ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही एनर्जी असल में उन इलेक्ट्रॉनों की होती है। तवज्जो रहे, पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन अगर उस घर में है तो उसकी भी वही एनर्जी होगी। दूसरे ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो एनर्जी है ऑर्बिट की, वही उसकी भी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ऑर्बिट की एनर्जी बनेगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। ऑर्बिट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनेगी। बाद में बात करेंगे, फिर तफसील से एटॉमिक चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो वीडियो फिर कहीं से कहीं चली आएगी। ये तो रह गया। हमें क्या मालूम करना है कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो बात तो तय है, फार्मूला आपके सामने मौजूद है, तो इंतज़ार किस बात का है? सोल्यूशन में by using formula, yeah, as we know it, as we have, जो चाहे सुटेबल वर्ड या जुमला इस्तेमाल कर लें। Q इज इक्वल टू एन ए। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहे हम, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? n चाहिए, साइड चेंज करें, एन ई इज इक्वल टू क्यू। जो चीज़ चाहिए उसको लेफ्ट पे होना चाहिए, तो एन ई लेफ्ट पे आ गया, क्यू राइट पे चला गया। अब हमें n चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब क्या होगा? सब जानते हैं, ये दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू पहले से मौजूद है, ये वहाँ डिवाइड में चला गया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू, चार्ज है, कितना चार्ज है? 1 कूलम।
बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज कितना है 1 कूलम डिवाइडेड बाय, और अपॉन में क्या इलेक्ट्रॉन का चाहिए का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो ये है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर। अब देखें क्या होगा, कूलम से कूलम कट जाएगा। अच्छा इत्तेफाक से वो कैलकुलेटर उस दिन जो गुम हो गया था वो आज मिल गया, वो ऊपर रख दिया था बच्चे ने, तो बाद में आज जो तलाश किया तो पता चला वो गलती से ऊपर ही रह गया था, तो आज मिल गया, वरना कल जो 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर की बड़ी अहमियत है भाई, इस रेट क्लियर, क्योंकि हमने कंप्यूटर होने का दावा कभी ज़िंदगी में नहीं किया। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट +18, 6.25 एक्सपोनेंट 18 प्लस में याद रहे, ये आ गया जवाब। इसका मतलब ये हुआ, इमेजिन ये प्लस में जवाब आया, कूलम कूलम से कट गया, इसका मतलब है जो तादाद है उसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो 6.25 एक्सपोनेंट 18 10 की पावर 18 है। अब अंदाज़ा कर लें कि कितने बन जाएंगे, तो गिनती खत्म हो रही है, यानी इसका मतलब है कि पॉइंट को 18 डिजिट आगे लेके जाओ, कितने पॉइंट को 18 डिजिट आप आगे लेके जाएं, तब जाके जो नंबर बनेगा, इतने इलेक्ट्रॉन जब जमा होते हैं तो 1 कूलम चार्ज बनता है। नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन जब बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ तुलबा जमा होते हैं एक जगह पे, समंदर जमा होता है, तब जाके एक दरिया बनता है, बहुत ज़्यादा। वो जो हमने शेर का आगाज़ किया था, यूँ तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे, सब कतरा वही है जिसमें दरिया दिखाई दे, तो भाग फिर कहीं और चले जाएंगे। तो याद रहे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद ये होगी, तब जाके 1 कूलम चार्ज। तो इस 1 कूलम को ये मत समझना कि ये 1 कूलम है तो ये बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा, नहीं 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 नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो तब 1 कूलम चार्ज होगा भाई। मिलते हैं, जमा होते हैं तो 1 कूलम चार्ज फॉर्म होता है। तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म 1 कूलम चार्ज। आंसर आपको पता चल गया। तो इस तरह से ये इम्तिहान में बाज़ औक़ात आया है, एक आध दफ़ा पूछा उन्होंने, कभी MCQ में भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए ख़ुद को तैयार रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, फिर कुछ और बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।